हम दूसरे पार्ट में चलते हैं, कन्वर्जेंट बाउंड्री। कन्वर्जेंट बाउंड्री अगर एक ओशनिक क्रस्ट होती है और एक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होती है तो क्या होता है? यहाँ पे ओशनिक क्रस्ट है, ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, यहाँ नीचे कन्वेक्शन सेल हो गए, इसके डाइवर्जिंग लिम होने की वजह से ओशनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एक दूसरे से कोलाइड करेगी। अब इन दोनों में से हैवी चूज करना बहुत ही इजी है, क्योंकि मैंने बताया था ओशनिक क्रस्ट जो है वो ज्यादा हैवी है, बेसाल्टिक है, और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो एंटेसाइटिक है या ग्रेनाइट है वो ज्यादा हल्की है, वो ज्यादा लाइटर है। तो ऑब्वियसली जब इन दोनों के बीच में जब कोलिजन होगा तब सबडक्शन जो होगा सिर्फ ओशनिक प्लेट का होगा, राइट। हमें हमेशा याद रखना है कि कॉन्टिनेंटल प्लेट जो है वो इनडिस्ट्रक्टिबल प्लेट है, यानी कि वो इतनी लाइटेस्ट है कि कभी भी उसका सबडक्शन नहीं होगा, और ओशनिक प्लेट की तरह कभी भी उसका इस तरह से डिस्ट्रक्शन नहीं होगा। अगर एक बार कॉन्टिनेंटल क्रस्ट अर्थ पर बन गई, मतलब बन गई, उसका कभी भी जो है इस तरह से जो है ओशन क्रस्ट की तरह डिस्ट्रक्शन नहीं हो सकता। तब ओशनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के बीच में इस तरह से जब कोलिजन होता है, ओशनिक क्रस्ट सबडक्ट होती है, फिर से ओशनिक क्रस्ट जो है मेल्ट होती है, ब्रेक होती है, और उसका बेसाल्ट जो है एंटेसाइट में कन्वर्जन हो जाता है, और फिर ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट पे इस तरह से एक्सप्लोसिव वॉल्केनो बन के यहाँ पे बाहर आती है। यहाँ पे पूरी एक वॉल्केनिक माउंटेन चेन बन जाएगी जब तक वहां पे ये पूरी ओशनिक क्रस्ट की लेंथ है, राइट। तो जब भी ओशनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के बीच में कोलिजन होता है तब इस तरह की वॉल्केनिक आर्क माउंटेन रेंज बनती है। वॉल्केनिक माउंटेन रेंज जो है वो उस कॉन्टिनेंट के मार्जिन पे, यानी उस कॉन्टिनेंट के बॉर्डर रीजन पे जो है डेवलप होती है। एग्जाम्पल्स, एंडीज इन साउथ अमेरिका, रॉकीज इन नॉर्थ अमेरिका, एटलास माउंटेन इन अफ्रीका। यहाँ पे हम एंडीज में अगर देखें, यहाँ पे एक ओशनिक प्लेट है, नाज़का प्लेट, माइनर प्लेट है, और यहाँ पे सदर्न अमेरिकन प्लेट है। जहाँ पे इंटरेक्शन हो रहा है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ओशनिक है और ये कॉन्टिनेंटल प्लेट है। इन दोनों के बीच में जब कोलिजन हो रहा है तब ओशनिक प्लेट का सबडक्शन होगा, उसके बेसाल्ट का एंटेसाइटिक में कन्वर्जन होके पूरी यहाँ पे नॉर्थ टू साउथ इंडीज वॉल्केनिक माउंटेन रेंज का जो है डेवलपमेंट होगा, और इसलिए यहाँ पे वोल्केनिज्म भी पाया जाता है और ऑब्वियसली अर्थक्वेक भी। सो ओशनिक कॉन्टिनेंटल रेंज से ये होता है। कुछ एटलास को स्टडी करें, आप देख सकते हैं एंडीज यहाँ नॉर्थ से लेके साउथ तक पूरी यहाँ पे इस तरह से डेवलप हुई है। बीच में ये थोड़ी सी वाइड हो रही है। यहाँ पे जो होती है दो रेंजेस जो उसकी बनती है, उसके बीच का जो लैंड है वो जब माउंटेन रेंज जो है वो रेज हो रही है तब बीच का लैंड है वो भी अपलिफ्ट होता है उस प्रेशर में, और उसको आज हम कहते हैं बोलिवियन प्लेटू। यहाँ पे नीचे एक कोस्टल रीजन में एक डेजर्ट है जिसे हम कहते हैं अतकामा डेजर्ट। अतकामा डेजर्ट इज द ड्राइएस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड, हार्डली 0.5 इंच रेनफॉल विद इन अ ईयर। यहाँ पे कोस्टल रीजन में वो लोकेटेड है। उसके बाद यहाँ पे एक माउंटेन पीक है, माउंट अकांकागुआ, वो पूरे एंडीज की सबसे हाईएस्ट पीक है। यहाँ पे एक लेक है, छोटा सा लेक, टिटिकाका कहते हैं उसको। ये लेक टिटिकाका लेक जो है वो हाईएस्ट नेविगेबल लेक ऑन अर्थ है। ये यहाँ पे एक लेक है, इसे लेक मराकाइबो कहते हैं। मैंने कहा था कि इंडिया जो है वेनेजुएला से भी अब ऑयल जो है वो इम्पोर्ट कर रहा है। लेक मराकाइबो और उसके पास जो रिवर है, रिवर ओरिनोको, उसके सराउंडिंग रीजन में पेट्रोलियम पाया जाता है। ये वेनेजुएला की मोस्ट ऑफ द जो इकोनॉमी है वो इस लेक और इस रिवर के अराउंड मिलने वाले पेट्रोलियम पे डिपेंडेड है। सो यहाँ पे जो है पेट्रोलियम पाया जाता है। ये कुछ लोकेशंस हैं, लिस्ट ऑफ लोकेशन यू कैन डिमार्केट इन योर एटलस। माउंट कोटोबाक्सी एंड माउंट चिम्ब्राजो भी दो वॉल्केनिक पिक्स है एंडीज की। लेक मराकाइबो इन वेनेजुएला। लेट्स गो टू रॉकीज। रॉकीज इस तरह से कोस्टल रीजन में लोकेटेड है। उसकी दो रेंज यहाँ पर है, कास्केड रेंज एंड द सियरा नेवाडा। इन दोनों रेंजेस के बीच में जो प्लेटू डेवलप हुआ है बिकॉज ऑफ द अपलिफ्टमेंट ऑफ द लैंड, इस प्लेटू को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। नॉर्दर्न पार्ट है उसको कोलंबिया प्लेटू कहते हैं। यहाँ पे एक रिवर पास होती है, स्नेक रिवर, उसकी वजह से उसे कोलंबिया स्नेक प्लेटू भी कहा जाता है। नीचे सदर्न साइड पे जो रिवर है उसे कोलोराडो रिवर कहते हैं, और कोलोराडो रिवर की वजह से ये जो पूरा प्लेटू है उसे कोलोराडो प्लेटू कहा जाता है। इसके बीच में यहाँ पे जो एक
लेक है उसे ग्रेट सॉल्ट लेक कहा जाता है। अब ये जो रिवर है लेक रिवर कोलोराडो, यहाँ पे देख सकते हैं लास वेगास इज लोकेटेड ऑन रिवर कोलोराडो। ये जो रीजन है उसे कैलिफोर्निया स्टेट है यूएसए का। ये जो रिवर है कोलोराडो प्लेट्यू रिवर कोलोराडो, वो प्लेट्यू को वर्टिकली इरोड करके कुछ ऐसा बनाती है, इसे ग्रांड कैनियन कहते हैं। ग्रांड कैनियन में ये जो कोलोराडो रिवर है वो इस पूरे प्लेट्यू को वर्टिकली इस तरह से इरोड करके अपना रास्ता बनाती है। वर्टिकल इरोजन यानी क्या? कोई भी रिवर नीचे कैसा लैंडफॉर्म क्रिएट करी, वो उसके रिवर जिस रॉक से पास हो रही है, जिस लैंडफॉर्म से पास हो रही है, उस पर डिपेंडेंट होता है। वो हार्ड रॉक है, वो सॉफ्ट रॉक है, ठीक है। अगर वो प्लेन रीजन से पास हो रही है तो फ्लड प्लेन्स बनाएगी। ये प्लेट्यू रीजन जो है हार्ड रॉक्स का, उसको वहां से पास होने के लिए उसको इस तरह के वर्टिकल इरोजन करना पड़ा और फिर उससे रास्ता बनाया। कभी भी कोई भी रिवर जब भी पास होती है उसके इरोजन के 3 स्टेज होते हैं। फर्स्ट स्टेज होता है हमेशा उसका वी शेप होता है, उसमें वो जो है वर्टिकल इरोड करके पहले अपना पाथ क्रिएट करती है। किसी भी हिली रीजन से अगर वो निकल रही है तो पहले उसको इरोड करती जाएगी नीचे वर्टिकली और उसका पहले पाथ क्रिएट करेगी। उसके बाद वो सेकंड स्टेज पे जब आती है प्लेन रीजन में, तब उसका हॉरिजॉन्टल जो है इरोड स्टार्ट होता है। नीचे जब तक उसका बेस लाइन पहुंच जाता है तब तक वो इरोड करती है। फिर उसका सेकंड स्टेज में वो हॉरिजॉन्टली जो है इरोड करती है। हम हिमालयस में जब देखते हैं तब जो यमुना गंगा पास होती है तब बहुत ही नैरो उसका रेंज होता है, बहुत ही वर्टिकली हम नीचे देखते हैं खाई में से वो पास हो रही होती है। वो उसका फर्स्ट स्टेज होता है, उसमें वो वी शेप जो है उसकी वेरी होती है। उसके बाद हम हरिद्वार के बाद देखते हैं गंगा जो है उसका फ्लड प्लेन बढ़ जाता है, उसका हॉरिजॉन्टल जो होता है इरोजन होता है। थर्ड स्टेज होता है उसका जो मैच्योर स्टेज होता है, सलाइन स्टेज होता है, वहां पे डेल्टा बन जाती है, उसका वॉल्यूम जो है पानी का कम हो जाता है। जो सेडिमेंट्स वो लेकर आई है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाते हैं और उसकी स्पीड बहुत ही स्लगिश हो जाती है और डेल्टा के पास आते आते वो बहुत ही ज्यादा स्लगिश हो जाएगी। ये स्टेज होता है उसका डेल्टा स्टेज या सनाइल स्टेज। तो ये जो रिवर है उसे हम यूथफुल स्टेज कहेंगे क्योंकि ये इस तरह से वर्टिकली वो इसको इरोड करती है। दिस इज द वेरी फेमस प्लेस इन यूएसए नियर लास वेगास, द ग्रैंड कैनियन। ये पूरा फीचर जो इस तरह वर्टिकली इरोड होता है उसे कैनियन कहता है। दैट इज ये कुछ लोकेशंस है अराउंड रॉकीज। माउंट लोगन जो है वो रॉकीज का हाईएस्ट पीक है, लेकिन नॉर्थ अमेरिका का वो हाईएस्ट पीक नहीं है। नॉर्थ अमेरिका का हाईएस्ट पीक है माउंट मैककिनली। ऊपर अलास्का स्टेट है, मैंने बताया था इंटरनेशनल डेडलाइन के टाइम पे अलास्का स्टेट में अलास्कन रेंज है, वहां पे ये मैककिनली लोकेटेड है। प्रीलिम 2005 से क्वेश्चन है, वेयर इज द वॉल्केनिक माउंटेन माउंट सेंट हेलेंस इज लोकेटेड? ए चिली, बी जापान, सी फिलीपाइंस या डी यूएसए? इसके लिए एटलास की अच्छी सी स्टडी जो है वो डिमांड करती है। आंसर इज डी यूएसए। आपको इस तरह से पता चलेगा कि हमें किस तरह से वॉल्केनिक पिक्स भी रेडी करने हैं, उनके कौन से माउंटेन के पिक्स या वॉल्केनिक पिक्स कौन सी माउंटेन रेंज में है, कौन सी कंट्री में लोकेटेड है। मेंस 2014 का क्वेश्चन, व्हाई आर द वर्ल्ड्स 4 माउंटेन सिस्टम लोकेटेड अलोंग द मार्जिन्स ऑफ द कॉन्टिनेंट्स? ये अभी हमने जाना कि जो वॉल्केनिक माउंटेन रेंजेस थी वो माउंटेन कॉन्टिनेंट के बॉर्डर पे क्यों थी। इसके लिए भी पहले हम ये समझाएंगे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, उसके 3 इंटरैक्शंस, कन्वर्जन, डाइवर्जेंस एंड ट्रांसवर्स। फिर हम कन्वर्जेंस में समझाएंगे कि जब ओशनिक और कॉन्टिनेंटल प्लेट्स के बीच में कन्वर्जेंस हो रहा है, ओशनिक प्लेट का सबडक्शन होने की वजह से कॉन्टिनेंटल के मार्जिन्स पे इस तरह की वॉल्केनिक माउंटेन चेन्स डेवलप होती है। आप यहाँ पे एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, एंडीज का, रॉकीज का, एटलास का दीजिएगा। सेकंड पार्ट है ये क्वेश्चन का, ब्रिंग आउट द एसोसिएशन बिटवीन ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोल्ड माउंटेन्स एंड अर्थक्वेक एंड वॉल्केनोस। मतलब इन तीनों के बीच में क्या एसोसिएशन है, माउंटेन, अर्थक्वेक एंड वॉल्केनोस। तो मैंने बताया कि क्योंकि ओशनिक प्लेट जो है वो सबडक्ट हो रही है, इसीलिए उस ओशनिक प्लेट का बेसाल्ट जो है वो एंडेसाइटिक होके बाहर वॉल्केनो के रूप में जो बाहर आता है, इसीलिए माउंटेन जो फोल्ड माउंटेन जो होते हैं उसके अराउंड ये वॉल्केनोस पाए जाते हैं। और जब भी प्लेट का कोई इंटरेक्शन हो रहा है, ये कोलिजन हो रहा है, उसकी वजह से जो वाइब्रेशन क्रिएट होगा उसकी वजह से जो है अर्थक्वेक आता है। अब अर्थक्वेक और वॉल्केनोस में पूरा टॉपिक जो है डिटेल में आपको लूंगी, तब ये क्वेश्चन का ये क्वेश्चन आप आंसर कर पाएंगे, ठीक है। वो मैं अलग से इसको लेना चाहती हूँ, बट आप इसका एसोसिएशन क्रूडली समझ चुके होंगे
कि किस तरह से माउंटेन रेंज, वोल्केनोज और अर्थक्वेक तीनों एक दूसरे से रिलेटेड, और इसीलिए उनका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वर्ल्ड में इस तरह से बनता है। हमने पढ़ ली ओशनिक कन्वर्जन प्लेट बाउंड्री जो वोल्केनिक आइलैंड आर्क्स बनाती है। तीसरी ओशनिक और कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस होता है तो बनती है वोल्केनिक माउंटेन्स ऑन द मार्जिन्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स। तीसरा जो इंटरेक्शन है वो है फोल्ड माउंटेन बनाता है कॉन्टिनेंट और कॉन्टिनेंट के कन्वर्जेंस से। यहाँ पे कन्वेक्शन सेल की डिसेंडिंग लिम्ब होगी और इसकी वजह से जो है दो कॉन्टिनेंट एक दूसरे से कोलाइड करेंगे। अब मैंने कहा था कि कॉन्टिनेंट जो है वो उनका कभी भी सबडक्शन नहीं होता, ठीक है। अगर इंटेंस कोलिजन उनके बीच में हो रहा है बिकॉज ऑफ द डिसेंडिंग लिम्ब्स ऑफ द कन्वेक्शन सेल, तो उनके बीच में क्या होगा कि एक प्लेट के ऊपर दूसरी प्लेट जो है इस तरह से चढ़ जाएगी, बट नीचे की प्लेट है वो कभी सबडक्ट नहीं होगी, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे किसी भी प्लेट का सबडक्शन नहीं हो रहा, इसीलिए यहाँ पे जो भी कोई फीचर बनेगा वो वोल्केनिज्म नहीं होगा, वहां पे वोल्केनिक एक्टिविटी नहीं होगी। तो क्या होगा कि ये जो दो प्लेट है इंटेंस प्रेशर में वो दो कोलाइड करते हैं, उनके बीच के जो भी सेडिमेंट्स, रॉक्स, सॉइल जो भी है वो इस तरह से कोलाइड होके उनके टुकड़े क्रशिंग हो जाता है और वो राइज करते हैं, और ये जो राइज बनते हैं इसे कहते हैं माउंटेन्स, राइट। ये फोल्ड माउंटेन्स बनता है कॉन्टिनेंटल कोलिजन से। यहाँ पे मैंने कहा कि कोई भी ओशनिक प्लेट यहाँ पे सबडक्ट नहीं हो रही, उसका बेसाल्ट एंडेसेटिक में कन्वर्ट नहीं हो रहा, इसलिए इस माउंटेन रेंज जो होती है उसमें कोई भी वॉल्केनिक पीक नहीं होता है। जैसे हमारा हिमालय है, आल्प्स है, यहाँ पे हम हिमालय में देखते हैं हमारे कोई भी वॉल्केनिक पीक इसलिए नहीं पाई जाती। आपको शायद मेंस में एक क्वेश्चन आ सकता है कि वर्ल्ड में क्यों कुछ माउंटेन रेंजेस हैं जो वॉल्केनिक पिक्स है, जो वॉल्केनिक हैं, और क्यों कुछ माउंटेन रेंज ऐसी है जहाँ पे वॉल्केनोस नहीं होते हैं। तो उसका रीजन हम ये देंगे कि जो वॉल्केनिक माउंटेन रेंजेस हैं उसमें ओशन और कॉन्टिनेंटल का कोलिजन होता है, और जो कॉन्टिनेंटल रेंज प्लेट से कोलिजन से जो माउंटेन रेंजेस बनती है उसमें कोई भी सबडक्शन नहीं है, और इसकी वजह से वॉल्केनिक का कोई सोर्स ही नहीं है, इसलिए यहाँ पे वॉल्केनिक एक्टिविटी जो है नहीं पाई जाती। ये जो माउंटेन रेंजेस होगी ओशन कॉन्टिनेंटल कोलिजन हमने देखा कॉन्टिनेंट के बॉर्डर पे पाई जाएगी। ये जो होगी दो कॉन्टिनेंट के बीच में होगी, मतलब दो कॉन्टिनेंट में कोलिजन होगा और जो जॉइंट होगा उनका वहां पे ये माउंटेन रेंजेस बनेगी। इसीलिए कोस्ट के जो है वो बॉर्डर लाइन पर नहीं होगी, यहाँ पे वोल्केनिज्म भी नहीं होगा, लेकिन अर्थक्वेक जो है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी प्लेट जो है सबडक्ट नहीं हो रही, तो एक दूसरे से हमेशा ये जो प्लेट है रेजिस्टेंस महसूस करेगी, एक दूसरे के साथ कोलिजन के टाइम पे इतना कंप्रेसिव प्रेशर हो जाएगा कि उनकी जो यहाँ पे उनके जो सरफेस होता है वो स्मूथ नहीं होता दो प्लेट का। तो जब भी उनके बीच में कोलिजन होता है तो रगेड अगर उनकी टोपोग्राफी रही होगी तो इस तरह से उनकी जो बॉर्डर है वो फंस जाती है। फिर और प्रेशर में जब एक बाहर निकलते हैं विद रिलीज ऑफ एनर्जी, तब जो ट्रेमर और वाइब्रेशन होता है उसे काफी हायर इंटेंसिटी के अर्थक्वेक आ सकता है। इसलिए जो हमारा हिमालयन रीजन है वहां पे वोल्केनोज नहीं पाए जाते, लेकिन वहां पे बहुत ही ज्यादा हाई इंटेंसिटी के अर्थक्वेक आने की पॉसिबिलिटीज है। यहाँ पे हम देख सकते हैं दी एग्जाम्पल ऑफ दिस कॉन्टिनेंटल कोलिजन से जो माउंटेन रेंजेस बनती है, हिमालयस, आल्प्स, यूराल्स जो है इस रेंजेस का एग्जाम्पल है। मैं इंडियन हिमालय रेंजेस के बारे में बताना चाहती हूँ कि जिस तरह से हम ये देख सकते हैं इंडिया जो है कॉन्टिनेंटल लैंडमास यूरेशिया के कॉन्टिनेंटल लैंडमास से जब इसका कोलिजन हुआ तब इस तरह की हमारे यहाँ जो है हिमालय पाया गया, और हिमालय इस तरह से हम देखते हैं इट्स नॉट लोकेटेड ऑन द कोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट लाइक रॉकीज एंड एंडीज, राइट। मैं हिमालय के बारे में आपको बताना चाहती हूँ डिटेल में। हिमालय जो है बनने से पहले 3 स्टेजेस में से पास हुआ है। पहले जब इंडिया, आप इमेजिन कीजिए इंडिया यहाँ पर है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जब इंडिया यूरेशिया के बीच में जब कोलिजन हो रहा है उसके पहले यहाँ बीच में ओशन है, उसके बीच में उनके बीच में पहले एक ओशनिक क्रस्ट रही होगी। ओशनिक क्रस्ट इंडिया के आगे भी रही होगी और यूरेशिया के आगे भी रही होगी। तो सबसे पहले जब इंडिया यूरेशिया से कोलाइड हुआ उससे पहले इंडिया की ओशनिक क्रस्ट और यूरेशिया की ओशनिक क्रस्ट के बीच में कोलिजन हुआ होगा, और इसीलिए ओशनिक कोलिजन की वजह से यहाँ पे पहले एक वॉल्केनिक आइलैंड आर्क बने हुए, राइट। और आज वॉल्केनिक आर्क के एविडेंसेस पाए जाते हैं। हिमालयन के एक रीजन है द्रास,
द्रास कोहिस्तान रीजन कहते हैं उसको, वहां पे उस टाइम पे बने हुए जो वॉल्केनिक आइलैंड आर्क्स हैं उनके एविडेंसेस वहां पे पाए जाते हैं। फिर क्या हुआ कि और आगे जो है इंडिया बढ़ता रहा और यूरेशिया की जो कॉन्टिनेंटल ओशियनिक क्रस्ट थी वो पूरी की पूरी कंज्यूम हो गई, यानी उसका पूरा का पूरा सबडक्शन हो गया और फिर यहाँ पे बच गया कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। और इंडिया की जो ओशियनिक क्रस्ट थी इस तरह से मूव कर रही थी टुवर्ड्स यूरेशिया, और तब इंडिया की जो ओशियनिक क्रस्ट थी वो यूरेशियन कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के नीचे सबडक्ट हुई, और उसकी वजह से यहाँ पे यूरेशिया की कॉन्टिनेंट के मार्जिन्स पे वॉल्केनिक माउंटेन रेंजेस बने, और ये माउंटेन रेंजेस आज हम कहते हैं उसे काराकोरम रेंजेस। कारा का मीनिंग ही उस लद्दाखी रीजन में काला को कारा कहते हैं। दिस रेंजेस लुक ब्लैक बिकॉज ऑफ वॉल्केनिज्म, और इसीलिए हम उसे काराकोरम रेंज कहते हैं। तो इस तरह से इंडिया और यूरेशिया के बीच में कोलिजन होने से पहले एक वॉल्केनिक आइलैंड बने द्रास कोहिस्तान में, आज वो एविडेंसेस हैं। उसके बाद यहाँ पे काराकोरम रेंज बनी, और उसके बाद ये जो पूरी ओशियनिक क्रस्ट थी इंडिया की वो भी पूरी की पूरी सबडक होके कंज्यूम हो गई, और इंडिया का सिर्फ लैंड मास बचा और यूरेशिया का जब लैंड मास बचा, उनके बीच में ये जो स्ट्रॉन्ग कोलाइजन हुआ उसकी वजह से दोनों के बीच के जो यहाँ पे वॉल्केनिक आइलैंड आर्क्स थे, यहाँ पे काराकोरम थी, और इंडिया और दोनों का जो भी सेडिमेंट्स थे, जो भी रॉक्स थे, उन सभी चीजों का जो है यहाँ पे राइज हुआ और माउंटेन्स बने जिसे हम आज हिमालयस कहते हैं। काराकोरम रेंज हिमालय की यहाँ नॉर्दर्न साइड पर लोकेटेड है। ज्योग्राफिकली काराकोरम रेंज इज नॉट पार्ट ऑफ हिमालय। हमने रीजन जान लिया क्यों, क्योंकि ये जो थी वॉल्केनिक माउंटेन रेंज थी जो हिमालय के बनने से पहले ही यहाँ पे लोकेटेड थी, राइट। और द्रास कोहिस्तान इज नियर। आल्प्स के बारे में जानते हैं। आल्प्स आप देख सकते हैं यहाँ पे उसी तरह का लैंडमास जो है पूरी यूरोपियन क्रस्ट के साथ उसका कोलिजन हुआ होगा, और इस तरह से आल्प्स जो है वो क्रिएट हुई है। आल्प्स के लिए प्रीलिम में क्वेश्चन ये आ सकता है कि वो कौन कौन सी कंट्रीज में से पास हो रही है। शायद हमें यही याद रहता है कि स्विट्जरलैंड में से आल्प्स पास होती है या इटाली से, लेकिन फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली, यहाँ पे एक छोटा सा कंट्री है लिचेस्टीन, ऊपर जर्मनी है, यहाँ ऑस्ट्रिया है, छोटा सा कंट्री है स्लोवेनिया। तो इन सभी कंट्रीज में से आल्प्स जो है वो पास होती है। मैं कुछ फिजिकल मैप ऑफ द यूरोप समझाना चाहती हूँ। यूरोप का अगर आप फिजिकल मैप देखें तो बीच के जो रीजन है वो ज्यादा हाईलैंड है, और जो सराउंडिंग रीजन है वो लोलैंड है। उसकी वजह से क्या होता है कि बीच के रीजन में से जो रिवर्स जो है इमर्ज हो रही है वो इस तरह रेडियली सर्कुलरली वो जो है बाहर निकलती है, और हमें इस सभी रिवर्स के नाम और लोकेशंस जो है अच्छे से पता होने चाहिए। यहाँ से स्टार्ट करते हैं लॉरी, सीन, राइन रिवर, राइन वेरी इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ जर्मनी, सीन एंड लॉरी इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ फ्रांस, ऑर्डर, विस्ताला पोलैंड की रिवर। यहाँ पे जो ब्लैक सी है यहाँ पे इंपॉर्टेंट रिवर्स जो है यहाँ पे फ्लो करती है, उसमें है निस्टर, नीपर, एक यहाँ से आती है डॉन रिवर, और एक सबसे लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ यूरोप दनूबे रिवर वो यहाँ से पास होती हुई ब्लैक सी में मिलती है। दनूबे रिवर को हमें बहुत अच्छे से स्टडी करना है क्योंकि यहाँ पे ईस्टर्न यूरोप में बहुत छोटी छोटी कंट्रीज लोकेटेड है, और ये बहुत सारी छोटी छोटी कंट्रीज में से पास होके ब्लैक सी में मिलती है। हमें देखना है कि दनूबे कौन कौन से कंट्रीज में से पास होती है, राइट। और हम यहाँ पे देख सकते हैं मेडिटेरियन सी है, यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं। बेलारिक आइलैंड, क्रॉसिका नॉर्थ में, सार्डिनिया ये इटली के आइलैंड्स है, सिसिली इटली का आइलैंड, क्रेटे, और यहाँ पे जो है साइप्रस यहाँ पे एक आइलैंड है। यहाँ पे जो है इस आइलैंड के पास कुछ सी के छोटे छोटे सी के नाम अलग से रखे गए हैं, गल्फ ऑफ लियोन, टेरेनियन सी, एड्रियाटिक सी, एशियन सी, और यहाँ पे एक बहुत ही नैरो दो स्टेट से जो है मेडिटेरियन ओशन जो है ब्लैक सी से मर्ज होता है। ये रीजन है वो जहां से ये मेडिटेरियन सी जो है वो ब्लैक सी से कनेक्ट होती है। ये फर्स्ट जो आउटलेट है इस पूरे रीजन को डाडा रिलीज कहते हैं। बीच में छोटी सी वाटर बॉडी है उसे सी ऑफ मरमरा कहते हैं। यहाँ पे ब्लैक सी और सी ऑफ मरमरा के कनेक्शन जो करती है वो स्टेट है स्टेट ऑफ बॉस्फोरस स्टेट। ये जो पूरा आप देख रहे हैं रीजन ये पूरा ही टर्की है।
यानी कि टर्की जो है वो एशिया की साइड पर भी है और यूरेशियन कॉन्टिनेंट पर भी लोकेटेड है। और ये बॉस्फोरस स्ट्रेट और दार्दानेलिस जो है वो टर्की के अंडर में है, राइट। और यहाँ बॉस्फोरस स्ट्रेट पर ही इस्तांबुल लोकेटेड है। इस्तांबुल यानी एंशिएंट सिटी कॉन्स्टेंटिनोपल। आप सोच सकते हैं यूरोप का पूरा जो एशिया के साथ ट्रेड था वो यहाँ से पास होता था। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे एशिया और यूरोप के कनेक्ट करते हुए ब्रिजेस भी जो है वो टर्की ने बनाए हैं। कई बार प्रीलिम में इवन टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस में ऐसा आता है कि अगर हम मेडिटेरियन सी से ब्लैक सी जा रहे हैं तो बीच में कौन कौन सी स्ट्रेट आएंगी, सी आएंगे। तो हमें पता होना चाहिए कि अगर हम मेडिटेरियन सी से ब्लैक सी जा रहे हैं तो पहले दार्दानेलिस आएगी, देन सी ऑफ मरमरा, देन बॉस्फोरस स्ट्रेट एंड देन ब्लैक सी। मैंने बताया था जो इम्पोर्टेंट रिवर्स ऑफ यूरोप है वो सारी रिवर्स वहाँ की कंट्रीज की कैपिटल्स जो है उस रिवर पे लोकेटेड है। हमें मैच द फॉलोइंग के लिए ऐसा टेबल बनाना चाहिए। दिस इज जस्ट एन एग्जांपल। पेरिस जो है वहाँ की मैंने बताई थी सीन रिवर पे लोकेटेड है। फ्रैंकफर्ट जर्मनी राइन रिवर पे लोकेटेड है। वेनिस इटली की पो रिवर वैसे भी इटली की बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर है एग्रीकल्चर रीजन के लिए। वियना एंड बुडापेस्ट they are located on river Danube. Even Belgrade is also located on Danube. Kiev, Ukraine is located on Dniester river. Berlin, Germany is located on Elbe river. तो इस तरह से और भी कैपिटल सिटीज और फेमस सिटीज जो है उसका और रिवर्स का आप टेबल बना सकते हैं। आल्प्स के नियर ये सारे रिवर्स आप अच्छे से लोकेट कीजिएगा। द राइन, रॉन, दनुबे, पो। ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन जर्मनी में है और इसका ये इंपॉर्टेंस है वहाँ पे कोल माइंस पाई जाती है। जर्मनी की जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है वो इस रीजन में मिलने वाले कोल पे डिपेंडेड है। कुछ और माउंटेन रेंजेस है पायरेनीज एंड अपेनाइन्स। पायरेनीज इन स्पेन एंड अपेनाइन्स इन इटली, उससे आप लोकेट कीजिएगा। मैंने बताया छोटे छोटे आइलैंड जो है मेडिटेरियन सी में, बेलारिक, सार्डिनिया, क्रॉसिका, सिसिली, माल्टा, साइप्रस से लोकेट कीजिएगा। स्ट्रेट जो इन सी और आइलैंड्स के बीच छोटी छोटी स्ट्रेट्स भी बनी हुई है, बोनाफासियो, मेसिना, स्ट्रेट ऑफ मरमरा, इन सबको लोकेट कीजिए। तैरिनियन सी, एड्रियाटिक सी, आयोनियन एंड एशियन सी जो है वह अच्छे से लोकेट कीजिए। नाउ वी कम टू द ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। हमने कन्वर्जन बाउंड्री देख लिया, डाइवर्जेंस देख लिया। डाइवर्जेंस बाउंड्री अगर ओशन के नीचे होती है मिड ओशनिक डेवलप करती है। डाइवर्जेंस बाउंड्री अगर लैंड के नीचे होती है तो पहले रिफ्ट वैली, फिर नासेंट सी एंड देन ओशन क्रिएट करती है। कन्वर्जन बाउंड्री में हमने देखा था 3 सिचुएशन होती है। ओशन और ओशन के बीच में अगर होती है तो वॉल्केनिक आइलैंड आर्क्स बनता है। ओशन कॉन्टिनेंट के बीच में अगर कोलिजन होता है तो माउंटेन वॉल्केनिक माउंटेन रेंज बनती है। और कॉन्टिनेंट के बीच में अगर कोलिजन होता है तो जो है फोल्ड माउंटेन चेंज बनती है। तीसरा जो इंटरेक्शन है प्लेट के बीच का वो है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, यानी कि इसमें कोई डाइवर्जेंस, कोई सबडक्शन या कोई कोलिजन नहीं है, सिर्फ एक दूसरे से वो इस तरह से पास हो जाते हैं। कभी ये भी होता है कि दोनों प्लेट की डायरेक्शन सेम ही रहती है लेकिन उनकी रिलेटिव जो स्पीड होती है उसमें भी डिफरेंस होता है और इसकी वजह से भी ये बाउंड्री क्रिएट होती है। यहाँ पे कोई भी माउंटेन रेंजेस नहीं बनेगी, ऑब्वियसली कोई कोलिजन नहीं है, कोई वॉल्केनिज्म भी नहीं होगा क्योंकि कोई भी प्लेट का सबडक्शन नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे वोल्केनो जो है वो डेवलप नहीं होगा, लेकिन अर्थक्वेक जो है वो डेवलप हो सकता है। मैंने कहा था कि जो फ्रिक्शन क्रिएट होता है, दो प्लेट बाउंड्री जब एक दूसरे से पास हो रही होती है वो उनका जो पैसेज होता है वो स्मूथ नहीं रहता और काफी सारा फ्रिक्शन क्रिएट होता है और वो फ्रिक्शन जो है ट्रेमर्स और वाइब्रेशन जो है सरफेस पे उसी तरह से जाहिर होता है, जिसे हम अर्थक्वेक कहते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है सैन एंड्रियास फॉल्ट इन कैलिफोर्निया, यूएसए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो है यूएसए उसका ये कैलिफोर्निया स्टेट है। यहाँ पे सारे सिटीज है, सैन फ्रांसिस्को एंड लॉस एंजलिस। यहाँ पे ये पैसिफिक प्लेट और ये नॉर्थ अमेरिकन प्लेट की जो डायरेक्शन है उसमें डिफरेंस है। ये नॉर्थ साइड जा रही है, ये सदर्न साइड जा रही है और ये स्लिप ऑफ जो उनकी मूवमेंट है, पास बाय हो रहे हैं, उसकी वजह से यहाँ पे इस तरह की फॉल्ट जो है क्रिएट हो रही है। इसे सैन एंड्रियास फॉल्ट कहते हैं इन यूएसए। काफी एक्सटेंसिव फॉल्ट है और जब भी ये प्लेट बाउंड्री एक्टिव होती है तब यहाँ पे अर्थक्वेक भी आ जाती है। इस समरी में एक और थियरी से आपको करना चाहती हूँ, जिसे मेटेओरिटिक इम्पैक्ट थियरी कहते हैं।
वैसे ये जो थियरी है वो उसका जो एम है वो ये समझाना है कि हमारे अर्थ पे क्रस्ट जो है कैसे डेवलप। इस थियरी का ये मानना है कि पहले जो हमारी अर्थ थी उसमें जब वो ठंडी हो रही थी तब उसके ऊपर जो एक फ्रगाइल एक लेयर बना होगा हमारा सरफेस का, जो क्रस्ट बनी होगी। अब उस टाइम पे हमारा जो एटमॉस्फेयर था वो काफी रेरिफाइड था। आज का जो हमारा एटमॉस्फेयर का एनवेलप जो है वो इस तरह का कि कोई भी मेटेओराइट अगर अर्थ पे एंटर हो रहा है तो वो बर्न आउट हो जाता है। लेकिन जब बहुत ही इनिशियल स्टेज थी, जब डेवलपमेंट ऑफ अर्थ हो रहा था, उस टाइम पे हमारा एटमॉस्फेयर काफी रेरिफाइड था और उस टाइम पे जो भी मेटेओराइट्स जो आते थे वो अर्थ के क्रस्ट पर सीधे ही पहुंचते थे और उसकी वजह से अर्थ की जो क्रस्ट थी उसमें काफी सारे मेटेओराइट के अटैक होते रहते थे। अब हमारी जो नासेंट सी इनिशियल एक लेयर जो बनी है, क्योंकि पहले अर्थ जो थी गैसियस थी, ठंडी होकर जब उसका सरफेस का लेयर ठंडा होकर कुछ सॉलिड, कुछ पतला सा जो सरफेस बना होगा, वो सरफेस इस मेटेओराइटिक इम्पैक्ट की वजह से पूरा डिस्टर्ब हो गया होगा। और जब अर्थ पर इस तरह के मेटेओराइट इम्पैक्ट हुई थी, मतलब मेटेओराइट अटैक हुआ था, तब हमारा जो नासेंट जो पतला सा पहला जो सरफेस बना था वो टूट गया और उसकी वजह से इंटीरियर का जो वोल्केनिज्म था वो बाहर आ गया उस क्रैक में से। अब हमें पता है कि इंटीरियर में जो रॉक है वो पॉलीवाइन रॉक्स है और वो जो है वोल्केनिज्म से बाहर आके बेसाल्टिक रॉक्स का जो है वहां पे इमर्जेंस हुआ। इसलिए बहुत सारे वोल्केनिज्म जब अर्थ पर हुए तब बहुत सारा बेसाल्ट जो है अर्थ के सरफेस पर बाहर आया और ये जो बेसाल्ट जो था वो ठंडा हुआ, सॉलिडिफाइड हुआ और इस तरह से पूरे अर्थ के क्रस्ट पे सबसे पहले बेसाल्टिक क्रस्ट क्रिएट हुई जो हमारी ओशनिक क्रस्ट है। अब इस ओशनिक क्रस्ट में भी हमारे सरफेस के नीचे जो कन्वेक्शन सेल्स है उनकी वजह से ये पूरी जो ओशनिक क्रस्ट की जो लेयर थी उसमें पार्ट्स हो गए और उनके बीच में भी इस तरह की इंटरेक्शन चालू हो गई, डाइवर्जेंस, कोलिजन। और शायद ऐसा हुआ होगा कि उन ओशनिक और ओशनिक क्रस्ट के जो टुकड़े थे उनमें अगर कोलिजन हुआ और उन कोलिजन की वजह से उस टाइम पे भी कुछ आइलैंड आर्क्स बने होंगे और इस तरह से बहुत सारे आइलैंड जो बने होंगे जो एंडेसेटिक हैं, उस आइलैंड के बीच में भी जब कोलिजन हुआ होगा तब जो है बहुत सारे इस तरह के आइलैंड के बीच कोलिजन होने की वजह से एक बड़ा सा जो है लैंडमास बना होगा, राइट। तो सबसे पहले ऑलिवाइन रॉक से हमारा ओशनिक क्रस्ट बना। ओशनिक क्रस्ट में कोलिजन बनने की वजह से वहां पे छोटे छोटे आइलैंड्स पहले हमारे यहाँ क्रिएट हुए। उन आइलैंड के बीच में जब कोलिजन हुआ तब कोलिजन जब एक आइलैंड और एक आइलैंड यानी एक एंडेसेटिक और एक एंडेसेटिक जब आइलैंड के बीच में कोलिजन होता है, इट इज सेम एज कॉन्टिनेंटल कोलिजन, ठीक है। और उनके बीच में जो भी कोलिजन के बीच में उनकी जो फॉल्ट लाइन रही होगी वहां पे माउंटेन्स क्रिएट हुए होंगे, फोल्ड माउंटेन्स क्रिएट हुए होंगे। यानी कि फोल्ड माउंटेन जो है कोई भी क्रैक के बीच के एक बैंडेज की तरह काम करता है। कोई भी लैंड मास है वो जब कोलिड होता है तब उसके बॉर्डर लाइन पे जो होता है माउंटेन्स होता है। तो इसी तरह से बहुत सारे आइलैंड के बीच में जब कोलिजन हुआ उनके बीच में माउंटेन रेंजेस बनी और इसी वजह से आज जो है बड़े बड़े लैंड मासेस जो है क्रिएट हुए। सो इस तरह का मानना है कि सबसे पहले हमारी फंडामेंटल क्रस्ट है वो ओशनिक क्रस्ट है और उसके बाद इस तरह से वॉल्केनिक आइलैंड बने और फिर जो हमारी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है वो क्रिएट हुई। तो दिस ऑल्सो समरी ऑफ द एंटायर प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, कैसे हमारे अर्थ के सरफेस पे डिफरेंट क्रस्ट जो है वो डेवलप हुई और इनके इंटरेक्शन से क्या क्या लैंडफॉर्म्स क्रिएट हुए। हमारी 3 थियरी यहाँ पे खत्म हो रही है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी, सीज फ्लोर स्प्रेडिंग थियरी एंड प्लेट टेक्टोनिक थियरी। I want to give you a break of 10 minutes.